चल, तो वेलकम स्टूडेंट्स। ये है हमारा थर्ड वीडियो और इस सेकेंड चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेस दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत ही कॉमन है। अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्म्स पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये हमारा थर्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर दो या दो से अधिक लोग मिलके काम चलाते हैं, मिलके बिजनेस को रन करते हैं। सर, दो या दो से अधिक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50। आप कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो कोई भी इंसान आपसे पूछे कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, तो भाई मिनिमम तो दो होने चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा अगर बिजनेस चला रहा है तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, वो सोल प्रोप्राइटर में आ जाएगा। मगर दो लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? पार्टनरशिप में आ जाएगा। मैक्सिमम कितने होना चाहिए? तो 50। नॉर्मली आप क्या बोलेंगे? 50%। पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आगे आपको बताएंगे। और कहीं कहीं पे आप कहते हो कि 100 मेंबर का रिक्वायरमेंट, 100 मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं। कहीं पे आप कहोगे कि मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। और कहीं पे कहोगे फॉर बैंकिंग 10 एंड नॉन बैंकिंग 20। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पर कॉमन लैंग्वेज में कोई फ्रीक्वेंटली आपसे पूछ दे, चलो बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो 50 बोलेंगे पार्टनरशिप के केस में। सर, पार्टनरशिप में आखिर कोई बिजनेस क्यों करे? पहले ये बताइए, हम अकेले बिजनेस क्यों नहीं करेंगे? आखिर क्या जरूरत है कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस चलाएं? क्यों हम किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बने? देखो, बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे सबसे पहला रीजन तो ये है, मैन पावर इंक्रीज होगा। अब जैसे मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अगर अकेले बिजनेस चला रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा कि मैं अकेले रन कर रहा हूँ। हो सकता है कि हर एस्पेक्ट में हम एफिशिएंट नहीं है, हम हर एस्पेक्ट के बिजनेस के हर पहलू को खुद से अच्छे से नहीं समझ पाते। मगर मेरे साथ चार लोग जुड़े हुए, मेरे साथ आप लोग भी जुड़े हुए, तो जितना इफर्ट हम लगाएंगे उतना इफर्ट आप भी लगाओगे, क्योंकि जितना बिजनेस आपका है उतना बिजनेस मेरा भी है। तो कहीं ना कहीं मैन पावर जो है वो इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल जो काम करने का जो क्षमता है बिजनेस का वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो सिर्फ मेरा पैसा लगा हुआ, मगर आप लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग चार लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जहां एक लोग पैसा लगा रहे थे वहां पे चार लोग पैसा लगा रहे हैं, तो कैपिटल जो है वो थोड़ा लार्ज हो जाएगा, है ना। बैंक से लोन लेने का दरकार ज्यादा नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कह सकते हो रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयर होता है, जैसे हम अकेले बिजनेस चला रहे थे तो पूरा रिस्क मेरे ऊपर, बट हम लोग अगर चार लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो रिस्क चारों में बट गया ना। तो रिस्क जब रिड्यूस होता है तो बिजनेस और भी स्मूथली चलता है। ठीक है, तो ये सब कारण है, और भी हम लोग रीजंस पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप भी एक तरीका है बिजनेस करने का, जहां पर कुछ एडवांटेजेस हैं कि आप उसको ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस कर सकते हो। सर, कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा? हाँ होगा, और बाखूबी उसको हम आगे पढ़ेंगे, मगर ऐसे ही ओरली बता देते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज में हो सकता है कि चारों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। अकेले हम बिजनेस चला रहे हैं तो फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा डिसीजन हम खुद ले रहे हैं। पर जब पार्टनरशिप के फॉर्म में चला रहे तो हो सकता है कि डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो ये एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर चाहता है कि भाई फर्म बंद कर दे, फर्म को बंद कर दे, तो बाकी के सारे पार्टनर को भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि चलो भाई फर्म बंद करना पड़ेगा। तो इसका प्रोविजन भी हम लोग आगे जानेंगे। अच्छा सर, क्या पार्टनरशिप के लिए कोई अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है? जैसे सोल प्रोप्राइटर के लिए तो नहीं है, बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए आप बताए थे कि सर हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है 1956। तो क्या पार्टनरशिप के लिए? यस, पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, अलग से लॉ बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट देखिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के तहत सारा काम होता है पार्टनरशिप। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए एक बार रीड आउट करते हैं
और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या डेफिनेशन है इसको हम लोग समझते हैं। तो पार्टनरशिप इज पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। स्मॉल या मीडियम स्केल में काम किया जाता है। एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो, वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी द मैनेजरियल एक्टिविटी। आपको पता है जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है अकेला बंदा बिजनेस करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। Therefore, two or more person for partnership to carry business। तो दो या दो से अधिक पर्सन अगर मिल के चलाएंगे तो बिजनेस अच्छे से भी चलेगा और पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में वो चलेगा। This form of business start to overcome the problem of sole proprietor। और ये इस तरीके के बिजनेस को क्यों स्टार्ट करते हैं? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करने में जो दिक्कतें आती हैं, जैसे हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो मैन पावर का दिक्कत है, कैपिटल का दिक्कत है, मैनेजरियल स्किल का दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे बंदे को लाते हैं जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं, फंड का जरूरत है, आपके पास पैसा है, मैंने आपको पार्टनर बना लिया, बिजनेस का मैन पावर भी बढ़ गया और कैपिटल भी आ गया, मतलब बिजनेस का प्रॉब्लम सॉर्ट है कि नहीं। चलिए एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या कह रहा है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्रीड टू जॉइंटली परस्यू द बिजनेस एक्टिविटी। मतलब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एक संगठन है जहां पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस चलाने की बात करते हैं और जहां पर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं कि भाई कल को जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग शेयर करेंगे और कल को कोई भी लॉस होगा तो वो हम लोग शेयर करेंगे। और मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग। अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, है ना। अच्छा, एक एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन, आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अधीन चलता है ये। तो इस एक्ट में भी पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं हम कि state the definition of partnership as per the Indian Partnership Act 1932, 2 marks। तो आपको exactly यही लिखना पड़ेगा, आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। The partnership is the relation between two or more person। partnership क्या है? relation है, किसके बीच में? two or more person। more में कितना मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम जनरली 50 बोले, 50। who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। एक नया वर्ड आपको दिख रहा है लास्ट में, carried on by all और any of them acting for all। इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए हम और आप लोग यानी कि टोटल 4 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि चारों पार्टनर काम करेगा तभी पार्टनर कहलाएगा। आपको आगे हम टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाएंगे जहां पर कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग होते हैं। स्लीपिंग मतलब सो रहा है बेचारा। अब सो रहा है तो कैसे काम करेगा भाई? नहीं काम कर पाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे पार्टनर ही काम करें, जितने भी पार्टनर है सब काम करें। हम और आप या फिर 4 लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, मैं सिर्फ काम करता हूं और आप तीनों स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, डी जो है वो स्लीपिंग है, ए बी सी काम करता है, हो सकता है। ए अकेले काम करता है, बी सी डी स्लीपिंग पार्टनर है। अच्छा सर, स्लीपिंग पार्टनर क्यों आएगा सर? हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग बिजनेस चला रहे थे, आप बोले सर बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा है, एक बार सुन लीजिए आप, मुझे आप बताएं। हम बोले भाई बहुत अच्छा बिजनेस है यार, तो बताओ क्या सेवा कर सकते हैं। तो सर आप ना आपके पास तो टाइम नहीं है सर, तो आप तो बिजनेस में नहीं आ पाओगे, आप सर पैसा लगा दो, आप पार्टनर बन जाओ, आप पैसा लगा दो, आपको काम करने का जरूरत नहीं। तो मैंने भी टर्म्स एंड कंडीशन समझा और फिर आपका पार्टनर मैं बन गया। तो कहीं ना कहीं हम क्या हो गए यहाँ पे? स्लीपिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पैसा लगाए हैं और बाकी बिजनेस आप संभाल रहे हो। Isn't it? Yes sir। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए ए जो है अकेले काम कर रहा है और बी सी डी तीनों स्लीपिंग पार्टनर। तो आप देख रहे हो एक बंदा काम कर रहा है और सबके बदले काम कर रहा है। तो वही कह रहे हैं
पार्टनरशिप में या तो एक कोई पार्टनर काम कर सकता है या तो सारे कोई काम कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि सब कोई ही काम करे, कोई भी काम करेगा तो उसी को कहते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल। या तो सब कोई चलाएगा या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उनमें से कोई एक काम करेगा सबके बदले, है ना। तो ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर है सब कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ही। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं और अमिताभ बच्चन को पार्टनर बनाए। अब बताओ, अमिताभ बच्चन महानायक जी, अब वो अपना इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के मेरे हमने केक का बिजनेस स्टार्ट किया। तो केक का बिजनेस स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे कस्टमर तो दौड़े चले आ जाएंगे, मगर क्या अमिताभ बच्चन काउंटर पे कभी बैठेंगे? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टनर बन गए वो स्लीपिंग पार्टनर हो गए और वो सिर्फ अपना पार्टिसिपेट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए अब एक एक करके फीचर समझते हैं, है ना। फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है? अच्छा, बीइंग ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट फीचर्स फॉर्मेशन। बताओ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है? 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करके पार्टनरशिप चलता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पर्सन है सबको एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट जैसे हम और चार मेरे दोस्त लोग मिलके, हम लोग चार दोस्त मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बाद में लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जितना भी है, एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाएगा, कौन कितना प्रॉफिट बियर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद किसका क्या ड्यूटी होगा, किसका क्या पावर होगा, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, है ना। ये सब सारी बातें लिखी होनी चाहिए। तो फॉर्मेशन में क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनाते हैं। चलो जैसे ये एक एग्रीमेंट पेपर है। अब एग्रीमेंट पेपर में सारी बातें लिखी हुई होंगी कि पार्टनर आपस में क्या डिस्कस किया, और इस एग्रीमेंट पेपर को हम लोग बोलेंगे, ये एग्रीमेंट पेपर है, मान लो इसमें भारत का सिंबल बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? वो लीगल पेपर जहां पर पार्टनर्स के जितने भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सारे लिखे हुए हैं। मतलब कौन पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, कौन किस पार्टनर का क्या ड्यूटी है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या राइट्स है, क्या लिमिटेशंस है, सारी बातें जो एक पेपर में लिखी हुई होंगी। देखो ओरली डिस्कस करने से नहीं चलता, आप चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं, मगर ओरली में क्या होगा, कल को डिस्प्यूट होगा तो फिर प्रॉब्लम है। मगर वही बात है जब लिखा हुआ है एक पेपर में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। इस पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन कंटेन करता है पार्टनर्स का, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, देखिए, it comes into the existence by legal agreement between the partner, that is called partnership deed. In this agreement, the terms and condition of the partner and the ratio of profit sharing and the losses are specified. Terms and condition वगैरह सारी बातें लिखी होती। The partner must enter into an agreement for carrying on lawful business run with the motive of earning profit. Motive क्या होना चाहिए? Earning profit. So if two people join together for the charitable purpose is not a partnership. जैसे हम और आप मिलके चैरिटी करने की बात कर रहे हैं, तो चैरिटी के केस में हम दोनों मिलके चैरिटी कर रहे हैं, मगर ये पार्टनरशिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है जब तक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करिएगा तब तक वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। और आप तो यहाँ पे चैरिटी की बात कर रहे हो, इसलिए वो पार्टनरशिप का फॉर्म नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो फ्रेंड है राम एंड मोहन और दोनों चैरिटी कर रहे हैं मिलके, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई मिलके काम कर रहा है तो चलो हो सकता है पार्टनरशिप, मगर नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में नहीं आएगा। एंड even two people joining together for unlawful activities such as robbery, stealing and gambling
इज नॉट अ पार्टनरशिप। या फिर दो बंदा मिलके, है ना, दो बंदे चंगू और मंगू दो बंदे हैं और दोनों चोरी की करने वाले हैं मिलके, दोनों टीम बना लिए, चल भाई रात को इस घर में खाली है, ढाबा बोलेंगे। तो दो बंदा मिलके चोरी करने वाला है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बोलेंगे क्या इसको? नहीं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी, गैम्बलिंग, रॉबरी, चोरी करना, ये सब कभी भी पार्टनरशिप के अंदर में नहीं आएगा, है ना। चलो, आई होप कि आपको क्लियर होगा। लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी सेकेंड फीचर क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सारे पार्टनर का लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा, और इसमें कुछ जानने का आपको दरकार नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग की बात करें, रिस्क बियरिंग मतलब क्या होता है कि भाई कल को प्रॉफिट जो, जैसे आपको पता है एग्रीमेंट में रेशियो लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए दो पार्टनर है तो 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग है या फिर 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग है। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में। पर मान लो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी कारण बस एग्रीमेंट नहीं हुआ, हम और आप पार्टनर थे और हम लोगों ने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं किया, तो जब किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली बढ़ता है 1:1 में। तो सिंपल सा फंडा है रिस्क बियरिंग में, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा 4:1, 2:1, 5:6 वॉट। पर अगर रेशियो नहीं डिसाइड किए हैं तो लॉ कहता है कि इक्वली बांट देंगे। क्या? इक्वली बांट देंगे। ठीक है, देखिए द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द रेशियो इन द स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, है ना। स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट कहने का मतलब एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से चलता है। In case no ratio is specified in the agreement, then profit is divided equally among all the partner, all the member। ठीक है, तो अगर किसी तरीके का रेशियो नहीं है इन दैट केस इक्वली बटेगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें, अब देखो अकेले बंदा है तो डिसीजन का दिक्कत ही नहीं है, मगर चार लोग मिल के काम कर रहे हैं तो चारों लोगों का डिसीजन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यानी कि किसी भी क्रूशियल मैटर है तो जितने भी मेंबर है सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी चार पार्टनर है, ए बी और सी जो है आपस में डिस्कस कर लेते हैं और डी को बेचारा को साइड कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो घरेलू विवाद जो है वो नहीं चलना चाहिए, है ना। डिसीजन मेकिंग में सारे पार्टनर का कंसेंट होना, सारे पार्टनर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यू कब तक होगा। तो देखिए जब तक बिजनेस लीगल है तो कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए सर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो देखो डेथ होने के बाद जैसे ए बी सी डी चार पार्टनर है, डी मर गया या फिर डी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी अगर चाहता है तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि किसी पार्टनर के जाने आने के कारण बिजनेस बंद नहीं हो जाता। बात समझ में आ रहा है? अगर चारों पार्टनर मर गए तब तो भाई बिजनेस बंद करना पड़ेगा, या फिर चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि वो कहीं से कर्ज लिया है पर दे नहीं पा रहा है, या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में क्या होता है? बिजनेस बंद करना पड़ता है। आपको इंसॉल्वेंट का मतलब थोड़ा अच्छे से समझा दें, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे इंसॉल्वेंट का। इंसॉल्वेंट मतलब होता है बाबू, जैसे देखिए मान लीजिए हम एज अ पार्टनर, मैं और आप चार बंदे ए बी सी डी, चलो ए बी सी डी चार बंदा है, चारों मिलके पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चला रहा था। ए जो है कुछ लोन लेके रखा था, अपना पर्सनल लोन लिया है या फिर किसी भी तरीके का लोन लिया है, मगर ए बेचारा उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा। अब ऐसा हाल हो गया कि ए का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, मगर फिर भी वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा। ए ने 1 करोड़ का लोन लिया था और ए का प्रॉपर्टी बेचने के बाद ए का बहुत हालत खराब हो गया, ए एकदम कंडीशन में नहीं है कि वो रीपे कर पाएगा। तो बैंक क्या करेगा? प्रॉपर्टी बेचेगा। प्रॉपर्टी बेच के मात्र 20 लाख रुपए आया, मात्र 20 लाख रुपीज आए। अब क्या करे? ए का किडनी बेच दे,
ऐसा नहीं ना हो सकता है, ए को जान तो नहीं ले सकते किसी इंसान का। तो लॉ कहता है कि भाई अगर कोई इंसान लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी हम लोग ले लेंगे, उसको जीने का संपूर्ण मौका दिया जाएगा, मगर उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे। अब इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि बैंक को उसको पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ए का प्रॉपर्टी बेच के मात्र 20 लाख रुपीस आ रहा है, तो 80 करोड़ रुपया बैंक का डूब गया। तो सर ये तो बहुत अच्छा बात है, हम लोन ले लेंगे, अब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, है ना, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो हो सकता है, मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि फ्यूचर में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, फ्यूचर में आप किसी से कोई डील नहीं कर पाओगे, आपका पूरा लीगल राइट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप कर सकते हैं, मगर ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो कोर्ट क्या कहती है, इंसॉल्वेंट घोषित कर देती कि जाओ, इस बंदे ने तो बहुत गलत काम किया है, अब ये बंदा कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा और कोई इससे पैसा भी मांगने नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, और ए जो है, ए इंसॉल्वेंट हो गया या फिर चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म बंद करना पड़ जाएगा, फर्म बंद करना पड़ जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि तो दूसरा से के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें बहुत सारा तर्क वितर्क किया जा सकता है बाबू, ठीक है ना, बट ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। चलिए, तो हम आपको सिर्फ टर्म समझा रहे ताकि हम अपना कंटिन्यू कर सकें। तो कंटिन्यूटी की बात करें तो जब तक पार्टनर चाहते हैं तब तक बिजनेस कंटिन्यू होगा। मान लो ए रिटायर कर गया, तो बी सी डी चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। कुछ लीगल कंडीशन की बात कर रहे हैं, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। मतलब ए बी सी डी में ए इंसॉल्वेंट हुआ और बी सी डी सही है, फिर भी पार्टनरशिप फिर बंद करना पड़ जाएगा, फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद जो है वो दो कंडीशन में होता है, दो तीन कंडीशन में होता है। ऐसे कंडीशन तो बहुत सारा है। पहला, जब पार्टनर चाहेगा तब बंद कर देगा। दूसरा, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बंद कर देगा। और जब बिजनेस इलीगल हो जाएगा तो बंद कर देगा। जैसे ए बी सी डी चारों मिलके बिहार में लीकर का बिजनेस करता था, वाइन का बिजनेस करता था, नीतीश सरकार इलीगल कर दी इसको, तो पार्टनरशिप खत्म, अब बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू, जब तक पार्टनर चाहते हैं तब तक कंटिन्यू होता है। इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द एनी पार्टनर, किसी पार्टनर का मान लो डेथ हो गया, चाहे रिटायरमेंट हो गया, तो बंद होता है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ द रिमेनिंग पार्टनर एग्री। मगर अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, रिटायर करना चाहता है, अब इंसान है, बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो ए अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है या फिर डेथ हो जाता है, तो बी सी डी चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। In that case, any settlement of the claim outgoing partner and the continue with the business, है ना। वो क्या करते हैं, इन दैट केस ए जा रहा है तो ए का जितना भी हिसाब किताब है क्लियर करो, उसको पैसा दे दो, और बी सी डी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा बिजनेस को। तो ये है कंटिन्यूटी। और जो इंसॉल्वेंट का बात की है हम, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, मगर हम आपको बता दिए आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि इंसॉल्वेंसी के केस में आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है। ये 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर, इसमें बहुत पंगा है। मिनिमम तो 2 है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म 2 है ना। मिनिमम कितने हो जाएंगे, मिनिमम नंबर है 2, मगर मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज सब्जेक्ट टू 100। मैक्सिमम कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, प्रिस्क्राइब बाय द। बट अगर सेक्शन रूल 10 ऑफ द कंपनी एक्ट 2014 की बात करें तो मैक्सिमम कितना बोलता है, 50। अब सर क्या माने सर, 464 माने कि रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014 माने। तो बाबू आपको अगर नॉर्मली कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल दोगे 50, नो डाउट। अगर एग्जाम में आपसे हम पूछ दें तो आप 50 में ही टिक लगाओगे, पर कंडीशन लगा दे। अब ये सेक्शन 464 क्या है, रूल 10 क्या है, आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है।
आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, आप कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जब कल को आप सीए करोगे या फिर सीएस पढ़ोगे तब उस समय आपको ये सब सिखाया जाएगा। बेसिकली आपको बस इतना ध्यान में रखना है, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम 100 हो सकता है, प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। बट नॉर्मली हम लोग रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 फॉलो करते हैं, जो कि क्या कहता है, मैक्सिमम 50। तो कोई भी नॉर्मली पूछे तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, दैट्स इट, फाइनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये थोड़ा ध्यान से समझना। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम और आप सभी मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, या फिर छोड़ो एबीसीडी बिजनेस चला रहे हैं, तो ए अगर कोई काम करता है उसके लिए बी सी डी लाइबल होगा, और बी कोई काम करता है तो ए सी और डी लाइबल होगा। जैसे 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी, डी ने कुछ काम किया तो ऐसा नहीं है कि डी को एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट हुआ, तो जब प्रॉफिट हुआ तो सारा पार्टनर कह रहा है भाई हम लोग भी प्रॉफिट लेंगे। मगर भगवान के दया से अगर लॉस हो गया तो लॉस में कह रहा ए कह रहा हाँ हमने एग्रीमेंट थोड़ी किए थे, तो डी किया था। बी ए बी सी कह रहा है कि भैया हम तो नहीं जानते हैं, लॉस हुआ है डी अकेले बियर करेगा। ऐसा नहीं होता। किसी भी पार्टनर ने कोई भी एग्रीमेंट किया है तो सारे पार्टनर बाउंडेड होते हैं, यानी कि ए डी अगर एग्रीमेंट किया है तो ए भी लायबल होगा, बी भी लायबल होगा, सी भी लायबल होगा, क्योंकि चारों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा है, इजंट इट। इसको कहते हैं एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल, इसमें तो लिखा ही नहीं रहा, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। मान लीजिए ए बी सी और डी, डी अकेले काम किया तो ये हो गया प्रिंसिपल, और ये तीनों क्या हो गया, एजेंट। और प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप हो जाता है मतलब कि अगर कोई भी पार्टनर कोई भी काम किया है तो उसके लिए सारे पार्टनर बाउंडेड हो गए। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट। सारा पार्टनर ओनर भी होता है और एजेंट ऑफ द फर्म होता है, और एजेंट ऑफ द पार्टनर भी होता है, ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। कहने का मतलब एक दूसरे का एक्टिविटी एक दूसरे को बाइंड करेगा, लॉक करेगा, यानी कि अगर ए कुछ गलती किया है तो बी सी डी को भी झेलना पड़ेगा, बी कुछ गलती किया है तो ए सी डी को भी झेलना पड़ेगा। The act of one partner are binding the other partner. Each partner is entitled to take part in the management and enter into contract with outsider. किसी भी तरीके का आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगर डी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ए बी सी मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। The contract signed by one partner is binding on other partner. एक पार्टनर भी अगर साइन किया है तो सारा पार्टनर बाउंडेड होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ रहे हो क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो अगर डी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और प्रॉफिट हो गया तो तीनों चारों मिल के बांटेगा, पर अगर लॉस हो जाता है तो डी बेचारा अकेले हो जाएगा और ए बी सी कन्नी काट लेगा। तो प्रॉब्लम बड़ा बात है ना, प्रॉब्लम वाला बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ अदर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, है ना। ये बताएं आपको कि फर्म जो है या तो पार्टनर अकेले काम करे या तो सारे पार्टनर मिलके काम करे, ठीक है। चलिए तो ऐसा अगर मान लो मगर ऐसा हो गया जैसे ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और बी सी डी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। ये तीनों क्या है, स्लीपिंग पार्टनर, ये लोग काम नहीं करते हैं। अब ए कोई एग्रीमेंट किया, बिजनेस एक्टिविटी किया और लॉस हो गया, तो बी सी कह रहा है हम नहीं जानते, हम लॉस बियर नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, मतलब कि आप अपने आप को स्केप नहीं कर सकते। चलिए एडवांटेज की बात करें, ये एकदम इजी हो जाता है आपके लिए। इजी टू फॉर्म मतलब आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सबसे आसान बात है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग,
बैलेंस डिसीजन मेकिंग मतलब देखिए, चार लोग मिलके काम कर रहे हैं, चारों अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग थोड़ा बैलेंस्ड होता है, मतलब क्रिएटिविटी के साथ काम होता है। चार पार्टनर मिलके अपना स्किल और नॉलेज लगा रहा है, तो वर्कलोड भी घटेगा और काम करने का क्षमता बढ़ेगा, है कि नहीं? तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है ना? लीगल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जैसे हम अकेले बिजनेस चला रहे थे, तो हम अकेले कैपिटल लगा रहे थे, तो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। वही अगर चार लोग मिलके पैसा लगाएंगे, तो एडवांटेज क्या है कि लार्ज रिसोर्सेज आता है, पैसा जो है वो ज्यादा आता है। यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, कि आखिर क्यों हम बिजनेस करें, क्या फायदा है इसका। रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग कहने का मतलब आप अपने बिजनेस का रिस्क शेयर करते हो, है ना? रिस्क शेयर करने का मतलब क्या, पहले हम अकेले पार्टनर थे, अकेले बिजनेस चलाते, तो पूरा रिस्क मेरे ऊपर था, पर अब चार लोग मिलके चला रहे, तो रिस्क भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है कि नहीं? दैट इज वाई रिस्क शेयरिंग एक बहुत बड़ा मेरिट हो जाता है। अच्छा, सीक्रेसी की बात करें, सीक्रेसी मतलब क्या, बिजनेस का सीक्रेट। तो देखो, जैसा सोल प्रोप्राइटर में आपको बताएं, देखो हर दुकान का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, हर बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, अकाउंटिंग बनता है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग किसी को शो करने का जरूरत नहीं है, बस सरकार को प्रेजेंट कर दीजिए काफी है, और उसके ऊपर टैक्स भर दीजिए। उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप में भी बुक्स, मान लीजिए हम लोग चार मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, है ना, और चारों, जरूरी नहीं है कि हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी जनता को या फिर पब्लिकली अनाउंस करें। उस पर जितना टैक्स बनता है, उस पर जितना भी टैक्स बनता है, वो हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करके सरकार को अपना अकाउंटिंग शो करके टैक्स पेमेंट कर देंगे, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक फायदा है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिकली शो करने का जरूरत नहीं है। एंड दूसरा फायदा क्या है, क्योंकि चार लोग ए बी सी डी मिल के ही बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस का जो ट्रेड सीक्रेट होता है, किससे खरीदते हैं किससे नहीं खरीदते हैं, क्या हम लोग क्वालिटी ध्यान में रखते हैं, किस रेट पे खरीदते हैं, ये चारों को ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। तो ये भी एक खास बात क्या है कि पार्टनर को ही बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट पता होता है, तो ये एक अच्छी बात है, इससे लीक नहीं होता है बात। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सीक्रेसी में दो बात, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको किसी को शो करने का जरूरत नहीं है, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ट्रेड सीक्रेट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। देखो, जब आप फीचर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आई नो दैट। डिमेरिट क्या है इसका, डिमेरिट, सबसे पहला डिमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब इस बिजनेस का सबसे बुरा बात क्या है कि पार्टनर का लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहता है। मतलब कल को बिजनेस में अगर लॉस होता है, तो क्रेडिटर लोग ना आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उस पर क्लेम करेगा, बोलेगा कि बेच के दो हमको। ये एक बड़ा दिक्कत है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब, अब हम आपको बताएं, मैक्सिमम 50 लोग ही बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, 20 to 50। तो 50 लोग, अब बताओ हमको 1000 करोड़ रुपए का जरूरत है, हमको 1000 करोड़ रुपए का जरूरत है, तो क्या 50 लोग मिलके लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अब सब कोई 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रखे हैं तब तो अलग बात है, मगर जरूरी नहीं कि सबके पास है। तो कंपनी से कंपैरिजन करें, कंपनी से कंपैरिजन करें, तो भी कहीं ना कहीं 50 लोग मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं भाई, है ना? उस केस में क्या होता है, थोड़ा पैसा का जो है बाउंडेशन आ जाता है। यानी रिसोर्सेज लिमिटेड कब होता है, जब बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है, बहुत लार्ज स्केल पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस केस में आपको पैसे का जो थोड़ा कमी महसूस होगा एज कंपेयर टू कंपनी। क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना, अनलिमिटेड फंड आता है। एक कंपनी ऐसा है जो 70,000 करोड़ का है, अब बताइए 70,000 करोड़ कहां से आया उसके पास? वो सब आपको हम बताएंगे कि कंपनी कहां से फंड अरेंज करती है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज भी एक तरीके का डिमेरिट है ना? नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एक डिमेरिट है भाई, कि पार्टनर आपस में लड़ गया, रिजिड हो गया, कोई एटीट्यूड दिखलाने लगा। शुरू में बहुत अच्छा था, बाद में पता चला ये तो बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है भाई, ये तो पार्टनर को गन दिखला देता है,
तो डिस्प्यूट वगैरह भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ये भी बिजनेस को हैम्पर करता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, इंसॉल्वेंसी बोले चाहे इनकैपेसिटी बोले बात एक ही है। इंसॉल्वेंट मतलब सॉरी पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब कि पार्टनर अब पेमेंट नहीं कर पा रहा अपना लोन का, तो अब इंसॉल्वेंट हो गया, तो फर्म बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डिमेरिट जानते हो क्या है? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब कि पब्लिक ना ज्यादा भरोसा नहीं रख पाता इस टाइप के बिजनेस में, क्योंकि एनुअल एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली शो नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली शो नहीं होता, और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या है कि पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं और हम पार्टनरशिप में चला रहे हैं, तो हम किसी से उधार खरीदने गए तो लोग कहेंगे कि भाई पता नहीं तुम लोग आपस में लड़ गए तो कल को मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो हम नहीं देंगे आपको उधार पे सामान। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब जनता आप पे विश्वास नहीं करती इस टाइप के बिजनेस पे, क्योंकि बहुत एक खराब एक्सपीरियंस भी रहा है पार्टनरशिप का। एंड लास्ट क्या कह रहा है? रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मान लीजिए एबीसीडी पार्टनर है, एबीसीडी पार्टनर है और डी इलीगली जानबूझ के कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट किया, जानबूझ के डी जो है वो कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस केस में ए बी सी लायबल हो जाएगा कि नहीं बेचारा? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में क्या बताएं कि डी कोई भी काम करेगा ए बी सी लायबल होगा, और डी अगर जानबूझ के अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो कहीं ना कहीं बेचारा ए बी सी अनजाने में वो इलीगल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि किसी का करने का किसी का भुगतना पड़ रहा है कि नहीं? तो ये भी एक डिमेरिट है। चलिए, तो द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अनदर पार्टनर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर, एक कोई नालायक पार्टनर है, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए इंटर किया और कहीं ना कहीं फर्म को लॉस करा दिया, तो बेचारा बाकी का पार्टनर भी तो बियर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के फीचर्स, डिमेरिट एंड मेरिट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।